व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के तमाम वाजिबुल एहतराम सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की खिदमत में फैसल मोहम्मद का सलाम अर्ज़ है। आज 25 दिसंबर है। बिलाशुबा हमारे जो मसीही बरादरी हैं उनके लिए खुशी का दिन, और जब आप ये देख रहे होंगे ज़ाहिर है 6-7 बजे का टाइम तो मैं कर रहा हूँ, शायद हो सकता है, लेकिन क्योंकि 25 दिसंबर है तो उनके लिए उनकी मुबारकबाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर, और इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आइंदा जो भी मसीही बरादरी की जो भी आएगा खुशी का दिन त्यौहार का अगले सालों का, तो खुदा करे कि उनके लिए भी अमन और सलामती हमें देखना नसीब हो, क्योंकि अभी तक हमें ये सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही। दुनिया के अंदर जहाँ इस वक्त हमारे मसीही बरादरी जो है अपना क्रिसमस मना रही है, और जिन ममालिक में, जिन रियासतों के अंदर या जिन रियासतों के अंदर ईसाइयत की एक अच्छी खासी तादाद है और उनका बड़ा किरदार है वहाँ की मईशत और वहाँ की सियासत के अंदर, वहाँ भी हालात कुछ दुरुस्त नहीं हैं। आपको पता है मेरा इशारा रूस और यूक्रेन की जानिब है। रूस और यूक्रेन की जंग जो है हद से ज़्यादा जो है बढ़ चुकी है, और आपको बताया भी था कि ये जो मुलाकात हुई थी एक क्रिसमस की छुट्टियों को ख़त्म करके बाइडन ने ज़ेलेंस्की को बुलाया अपने पास। जाहिर सी बात है अहम वजूहाती, वरना ये जो छुट्टी कभी जो लोग यूरोप में रहते हैं वो ज़्यादा समझते होंगे, या जिनका यूरोप से लिंक रहता है किसी भी तरीके से, ख्वाह वो माश के हिसाब से हो या पॉलिटिकल हो या किसी भी सिनेरियो के अंदर, या एम्बेसीज वगैरह में जो एम्बेसडर हों, दे नो वेरी वेल कि इनका क्या एक ट्रेडिशन है कि ये लोग अपनी छुट्टियों को ना कभी भी वो नहीं करते, फुल इंजॉय करते हैं। लेकिन एक ऐसे मौके पर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बाइडन को बुलाया, और बाइडन ने ज़ेलेंस्की को बुलाया, और बुलाकर जनाब उनको ख़ास तौर पर कहा कि आप जंग की तैयारी करें। और उसके बाद फिर जिस तरीके से मैंने आप बताया कि ज़ेलेंस्की ने वहाँ कांग्रेस के अंदर तकरीर की और उसके बाद चर्चिल की तारीख को ज़िंदा किया, तो उसके बाद जो है रूस ने फिर तेज़ी पकड़ ली, और रूस ने, जाहिर सी बात है इस वक्त रूस को तो अपनी सलामती का ख़तरा नज़र आ रहा है, और वहाँ पर अमेरिका के अंदर जो जिस चीज़ के ऊपर रूस को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो यही थी कि भाई यूक्रेन को नेटो में लिया जा रहा है। दूसरा उसका ये था कि भाई आप तो नेटो में ना लें क्योंकि नेटो हमारी सरहद पे आ जाएगा। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रूस को ये थी कि आप उसको वो ना दें पैट्रियोटिक, क्योंकि पैट्रियोटिक मिसाइल अगर देते हैं तो रूस का जो फ़ज़ाई है वो तकरीबन कवर हो जाएगा, और सॉरी यूक्रेन का सारा जो फ़ज़ाई है वो कवर हो जाएगा, और रशिया के जो अटैक्स होंगे मिसाइल के और जो भी मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह से भी जो कुछ होगा उसमें उनको दिक्कत होगी। तो उन्होंने ये कहा था कि ये ना किया जाए, लेकिन बाइडन ने वहाँ ये कह दिया कि उनको ये भी मिलेगा, और फिर उसके साथ साथ एक कतीर रकम भी दे दी। जैसे ये सारा सिलसिला हुआ और जैसे ही ज़ेलेंस्की ने कांग्रेस में तकरीर की और अपने आप को चर्चिल का पेशरो जाहिर करने का और ये वादा किया, दूसरी जानिब जो है इधर मॉस्को के अंदर, मतलब एक तो ये मामला वाशिंगटन में हो रहे थे और दूसरे मामला जो है इधर मॉस्को में हो रहे थे। मॉस्को ने फिर तैयारी करी, वो बेलारूस के साथ मिल गए, लुकाशेंको के साथ उनकी बातचीत हुई, और लुकाशेंको भी और पुतिन भी दोनों इस बात पे राजी हो गए कि उन्होंने अपने ट्रूप्स को मूव करना शुरू कर दिया। अच्छा, ट्रूप्स की मूविंग जो हुई है वो इसलिए हुई है कि अब रूस ने ये कहा है कि अब वो समझते हैं कि हमारे लिए अब मामला जो है इंतहाई हमारी सालमियत को, बल्कि बेलारूस की भी सालमियत को खतरा लाक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब क्या किया है कि रूस ने पहली बार, मैंने आपसे बताया था सरमद मिसाइल उन्होंने निकाले थे, जो अब रूस ने जो कुछ किया है वो इंतहाई खतरनाक। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जितनी भी हमने आज से 9 माह पहले जितनी भी हमने रूस और यूक्रेन के हवाले से आपसे जो बातें की थी, उन सबसे ज़्यादा खतरनाक अब सूरत हाल आई है, क्योंकि रूस ने पहले सरमद निकाले थे, लेकिन अब रूस ने सरमद जो है स्टैंड बाई कर दिए हैं, और साथ में उसने उनके ऊपर अपने न्यूक्लियर वॉर हेड्स लगा दिए हैं। न्यूक्लियर वॉर हेड्स का लगाने का मकसद ये है कि रेडी टू फायर किसी वक्त भी हो सकता है। तो अब जो सरमद हैं उन्होंने हर जो सरमद मिसाइल है उसका वो तकरीबन 12 जो है न्यूक्लियर वॉर हेड ले आ सकता है, और एक वक्त बैक वक्त 12 जगह पे वो अपनी न्यूक्लियर हमला वो कर सकता है। अच्छा, अब मसला सारा इसमें यह है कि जब बेलारूस से, अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, बेलारूस से अगर हमला होता है यूक्रेन के ऊपर, तो पूरा यूक्रेन जो है वो
जद में है किसकी, रशियन और बेलारूस की फौजों की। तो जब ये सारी चीज़ें, जब ज़ाहिर सी बात है वो तो सिर्फ 1200, 1400 या 1500 किलोमीटर की बात है, तो जब 1200, 1400, 15 किलोमीटर तक अगर जब उनकी रेंज में आ गया है सारा मामला, जब फौजी यहाँ तक पहुँच गई बेलारूस की सरहदों पे, तो लामाला आप ये सोचेंगे कि भाई सरमत लगाने की क्या ज़रूरत है। सरमत तो बड़ी तेज़ी से, सरमत की जो स्पीड है वो तो बहुत ज़्यादा है, वो तो 11,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मतलब वो सफ़र करता है वो, और अमेरिका की सारी जो है शहर उसके रेंज के अंदर है। वो इसलिए है कि रूस को अब ये पता है कि जैसे ही ये पैट्रियट लगाएंगे और जैसे ही बेलारूस से हमला करेंगे, नेटो वहाँ से पूरी शिद्दत के साथ इन पर जवाबी हमला करेगा, जिसके नतीजे में ये बरतानिया को और अमेरिका को बराह रास्त हिट करेंगे। ये बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, यानी बिल्कुल। अब आप ये समझिए कि जो मैं आपसे कह रहा था कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, लेकिन अब इसके अंदर एक और नई ख़तरनाक चीज़ आई है। वो ख़तरनाक चीज़ ये आई है कि अभी मुझे कल ये पता लगा और तस्दीक हुई, खबर तो हमें शायद 2 दिन पहले मिल गई थी, लेकिन खबर ये जब तस्दीक हुई उसकी, और बाकायदा नेटो के साथ, हालांकि देखिए अभी हफ्ता इतवार चल रहा है और आपको पता है कि ये छुट्टियां हैं, और लेकिन नेटो के अंदर कहीं ना कहीं इस वक्त जो है स्टैंड बाई है। छुट्टी नहीं, इवन 25 दिसंबर को, आप समझिए कि आज क्रिसमस का डे है, उसके बावजूद 25 दिसंबर को भी मतलब कहीं ना कहीं जो कुछ दफातर हैं और किसी जगह जो है वर्चुअल तौर पर इंतहाई हलचल है। तो इससे ये जाहिर हो कि कहीं ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। वो गड़बड़ ऐसी हुई कि कल अचानक ये पता लगा, परसों रात को अचानक ये पता लगा अमेरिका को और नेटो को कि रूस ने आर्कटिक जो है, जिसको अंटार्कटिका कहते हैं, और वहाँ के जो बर्फानी समंदर है वहाँ के ऊपर उन्हें बड़े पैमाने पे अपने जो हैं वॉरशिप्स पहुँचा दिए हैं, और स्पेशल न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी उसने वहाँ पर पहुँचा दिए। इनको पता ही नहीं लगा, ना अमेरिका को पता लगा और ना ही नेटो को पता लगा। कल जब इनको पता लगा तो फिर इन्होंने खुफिया मवासलाती सैयारे से मजीद इन्होंने क्या कहते हैं कि तस्वीरें ली, और तस्वीर लेने के बाद फिर वो कल तस्वीरें हमने भी देखी और हमें देखा वहाँ पर, और हमें देख के हैरत हुई कि इतनी तेज़ी से वहाँ पर रशिया ने डिप्लॉयमेंट की थी। अगर वहाँ से भी अगर अटैक होता है तो आप यकीन करें कि पूरे का पूरा ही नहीं, ऊपर से जिसे कहते हैं ना कि शुमाली अमेरिका और जो मतलब रशिया का और जो अमेरिका का जो कुतुब शुमाली के ऊपर जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है। तो उससे तकरीबन अमेरिका के पूरी स्टेट्स जो है ना वो उनके मतलब वॉर के मतलब उसके अंदर आ जाती है रेंज में रशिया के, वहाँ पे उन्होंने लगा दिए हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि रूस ने वहाँ पर, प्यूटन ने वहाँ पे D4D टैंक जो है वो तक वहां पहुंचा दिए, जो कि सिर्फ बर्फ के अंदर लड़ने की सलाहियत रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के पास वाहिद एक ऐसा मुल्क है कि जिसके पास आइस ब्रेकर जो है उसके पास मौजूद है, न्यूक्लियर आइस ब्रेकर, जो कि दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं है। सिर्फ अमेरिका के पास 2 हैं, वो भी अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, जबकि रशिया के पास 8 न्यूक्लियर आइस ब्रेकर हैं, और एक दुनिया का सबसे बड़ा आइस ब्रेकर जो है वो भी रशिया के पास है। तो इस वजह से जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो नेटो के अंदर और अमेरिका के अंदर बड़ी जबरदस्त थरथरी मची हुई है कि ये अचानक कैसे हो गया। और अमेरिका के अंदर CIA के ऊपर, पेंटागन के अंदर, सब जगह ये तशवीश है। वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि हो कैसे गया, ये किस तरीके से, कैसे इनको नहीं पता लगा कि रूस इतनी तेजी से पहुंच गया। और रूस की वहां पर पहुंचना और साथ में फिर यहां पर ये मामलात का बेलारूस के ऊपर रशिया की और उसकी बेलारूस और रूस की जो पेशकदमी है, जो मूवमेंट है वो जो हुई है ना, वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक मामला जो है बड़ा ख़राब हो जाएगा। लिहाजा एक तो ये बात है। दूसरी, जिस वक्त आज आपसे मैं अभी बात करने लगा हूं तो उससे थोड़ी देर पहले मेरे पास एक खबर आई, उसकी मैंने तस्दीक की। वो खबर ये है, वो और ज़्यादा ख़तरनाक है। वो ये है कि रूस ने कहा है कि अब जो है नो मोर मतलब मैर्सी, उसने कहा कि अब इसके अंदर कोई रहम की बात नहीं होगी। उसने कह दिया कि जितने भी अमेरिका मुखालिफ ममालिक हैं उनको हम न्यूक्लियर जो है वहां पर अपना असलहा नस्ब करेंगे, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब लगाएंगे। यानी वो ईरान को भी देंगे, ईरान को तो ऑलरेडी मैं कह चुका हूं, और उसके अलावा शुमाली कोरिया, जहां जहां जो भी मुल्क जो है, ब्राज़ील हो गया या जो भी जहां भी जो मैं अमेरिका के मुखालिफ है, वहां पे वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब लगाएगा, ताकि अगर जिस वक्त लड़ाई होती है तो अमेरिका को और नेटो को, यूरोप को पता ही ना लगे कि किस वक्त कौन सा बम कहां से उनके ऊपर चारों तरफ से हमला होगा उनके ऊपर। तो ये जो है ना इंतहाई खतरनाक पोजीशन है। तो ये आज की जो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये 25 दिसंबर जो कि मसीही बरादरी है सारी दुनिया की, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो मतलब एक उनका खुशी का दिन था, वो भी इस जंग व जदल की और ये जिसे कहते हैं कि इंसानियत को ख़त्म करने के हवाले से ये खुशियाँ भी उसके अंदर कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई।
25 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो फिर 25 दिसंबर के साथ साथ हमें अपने मोहतरम जनाब जो हमारे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी ख्याल आता है। आज उनका भी, उनके हवाले से भी बड़ी अहमियत का दिन है। लेकिन हमने क्या देखना है कि क्या पाकिस्तान के अंदर हमने अभी तक कुछ हासिल किया है? हमने अभी तो कुछ हासिल नहीं किया। आप यकीन करें कि मैं अपने हवाले से ही कहूँगा, ज़ाहिर सी बात है कि दूसरों की बात तो नहीं की जाती। कहते हैं ना कि वो जग बीती का कोई नहीं, कहते हैं कि जग बीती का कोई नहीं गवाह, लेकिन आप बीती का आप खुद गवाह होते हैं, क्योंकि आपके साथ बीती भी होती है। मैंने खुद, मेरी उम्र इस वक्त, मैं 60s के हूँ और मैंने पाकिस्तान की सियासत में आज से तीन दहाइयों का बड़ा किरदार अदा किया। बैन अल-अक़वामी सियासत में भी रहा, डिप्लोमेटिक फील्ड में भी रहा, लॉबिंग के भी करता रहा, सब कुछ किया। लेकिन आप यकीन करें कि जो कुछ मैंने पाकिस्तान के हवाले से इतने अरसे के अंदर देखा है, मुझे आज बड़े अफसोस, मैं झूठ नहीं कहूँगा, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे आज भी कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। हमारे हालात जो हैं बेइंतहा ख़राब हैं। आज आप देख लें कि जो बातें आज हम कह रहे हैं, यही बातें जो हैं हम आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले कहते थे। आज पाकिस्तान की आज आप हालत देखें, लोग परेशान हैं, लोगों के पास घरों में आटा नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, लोगों के पास परेशान हाल है। जो बेचारे लोग किराए के मकान में रह रहे हैं, मुझे बेइंतहा, आप यकीन करें, अब हमारे पास वो इतने कोई बड़ा, हम गुजरदारी की तरह कोई लैंडलॉर्ड तो है नहीं, या नवाज शरीफ की तरह या किसी की तरह की जो पाकिस्तान है बहुत सारी हमारी को प्रॉपर्टीज़ हों, छोटी मोटी कहीं अगर हैं तो बहरहाल जो लोग हैं वो हमारे जो किराएदार वगैरह जो कर रेंट पे, टैलेंट पे या कहीं और दूसरी जगह, तो वो सब बेचारे परेशान है। वो कहते हैं कि हम तो किराया भी नहीं दे सकते। तो ये हाल हमारे मुल्क का हो चुका है, और लेकिन इसकी किसी को भी परवाह नहीं है, किसी को भी, आप यकीन करें, कोई परवाह नहीं। इस हवाले से मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो लोग, जो दोस्त हमारे सुनते हैं, ख़ास तौर पर मेरा ये पैगाम है आज के दिन के लिए कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को सबको बहुत कुछ दिया होगा। जो लोग ऐसे हैं जो जायदाद के मालिकान हैं, कम से कम जिनके पास पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की बात करूँगा, पाकिस्तान में आप प्रॉपर्टीज़ हैं और आपने अगर उसको रेंट आउट किए तो कम से कम साल 2 साल के लिए, आने वाले 2-3 सालों के लिए, जो भी आपके किराएदार हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि उनके साथ थोड़ा सा हौला हाथ रखें, किराया ना बढ़ाया जाए, रेंट ना बढ़ाया जाए। हमसे जो हो सका हम तो कर रहे हैं, समझ गए। लेकिन एक इल्तिजा है, क्योंकि मैंने, यकीन करें, मैं जब तज्जिए करता हूं तो मैं ऐसे नहीं करता, मैं बहुत लोगों की नफ्स के ऊपर मेरा हाथ होता है, और ये मुझे बड़ा देख के दुख हो रहा है जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है। आप यकीन करें कि, लेकिन लोगों को कुछ पता नहीं है, और मीडिया में जो कुछ दिखाया जा रहा है, मीडिया में अगर आज आप देखें तो सिवाय इसके अलावा और कोई बात नहीं है। किसी को भी ये नहीं पता कि मुल्क के क्या हालात हैं। आज आपने देखा कि 5 हमारे जो हैं जवान जो हैं फिर दोबारा उनको वो शहीद हो गए, और मुसलसल हमारे बॉर्डर्स की मैं बताता जा रहा हूँ आपको कि हमारे मगरबी बॉर्डर और मशरकी बॉर्डर की हालात बेइंतहा ख़राब है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो कौम है उसका भी कुछ पता नहीं। कौम को इस वक्त, पूरा कौम को और पूरे मीडिया को और पूरे सियासतदानों को एक ही इस वक्त बुखार है, और हर आदमी जो है ना, पूरा मीडिया अगर आप खोलें तो इस वक्त कहीं से ये इसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं कर रहा कि पाकिस्तान में गैस ख़त्म हो चुकी है, कोई इस बात पर डिस्कस नहीं कर रहा कि लोग भूखे मर रहे हैं, कोई इस बात पर डिस्कस नहीं कर रहा कि किस तरीके से गुर्बत को कम किया जाएगा, किस तरीके से जब हमारे लिए आइंदा आने वाले भी चंद दिनों में हमने जो पैसे देने हैं, जो हमने क्या करना है, हम डिफॉल्ट होने के करीब जा रहे हैं, उसके लिए क्या तदबीर है, कोई सियासतदान बात नहीं कर रहा। हर सियासतदान, कोई भी किसी भी पार्टी को हो, उसका बस जोर इसी पे ही है कि क्या ये अदम एतमाद कामयाब होगी या अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, इंतखाबात कब होते हैं, इमरान खान कब जेल में जाएंगे, नवाज शरीफ कब आएंगे। मतलब ये चंद एक चीज़ें हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान के अंदर यही एक इशू है। और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि बड़े बड़े सारे तज्जिया निगारों का भी ये हाल है कि पहले तो मैं हमारे कहता था, मैं मीडिया के ऊपर, हमारे सोशल मीडिया का भी ये हाल हो गया है। आप यकीन करें कि इस कदर को तज्जिया, यानी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासत का ये हाल कर दिया है इन तज्जिया निगारों ने, खासतौर पर यूट्यूब के आने के बाद, कि आप यकीन करें कि इस वक्त अगर मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ, मैंने एक आदमी से पूछा, उनको मैंने को दीन के बारे में बात की तो उनको दीन का नहीं पता था, लेकिन वो बाकायदा यूट्यूब चला रहे हैं और उनको पाकिस्तान की सियासत का भरपूर पता है, बेइंतहा हो जानते हैं। कि एक ऐसी डिस्कशन हो गई, दीन की बात एक चलने के लिए थी, उनसे पूछा तो उनको इसके बारे में उन्होंने जी मुझे नहीं पता इस बारे में। तो अब लेकिन वो जब वो वीडियो डालते हैं, और पाकिस्तान में उन जैसे, वो तो चलो खैर ठीक है मेरे शनासा हैं, लेकिन उन जैसे और बहुत सारे लोग हैं। मैं हैरत ज़दा होता हूँ उन लोगों को कि जो कभी कराची से बाहर भी नहीं गए होंगे, शायद उन्होंने कराची से बाहर भी नहीं गए, हो सकता है हैदराबाद से भी बाहर ना आए हो, लेकिन वो पेंटागन को इतना डिस्कस करते हैं कि मैं भी परेशान हो जाऊँ। तो यार मैं जब गया था वाशिंगटन, तो पता नहीं वो जगह मैंने, वो बंदे मुझसे क्यों नहीं मिले, या
वो जगह मैंने नहीं देखी। तो ये जो सूरत हाल है इस वक्त, जो ये वॉर्स एरिया चल पड़ा है लोगों को गुमराह करने के लिए, और कौम हमारी पूरी गुमराह हो चुकी है, यानी पूरी कौम इस वक्त बढ़ चुकी है। यानी इस वक्त ये कौम एक तरफ तो हमारे मतलब मैं बैनुल अक़वामी, मैं अभी मुझे फिर लोग फौरी तौर पर कहते थे कि आप वो मैं किसी स्टैब्लिशमेंट की बात नहीं, ना स्टैब्लिशमेंट कोई अच्छी है और ना सियासतदान कोई अच्छे। अगर स्टैब्लिशमेंट ने काम किया होता तो आज हमारे मुल्क का ये हाल ना होता, और हमारे सियासतदान भी अगर ऐसे होते तो वो भी हमारे मुल्क का हाल ना। दोनों कसूरवार हैं, दोनों बराबर के कसूरवार हैं। कहने का मकसद ये है कि हम बहैसियत रियासत जो है ना, अभी तो हमने कहा था ना मैंने आपसे कि भाई हम लोग डिफॉल्ट के करीब जा रहे हैं, लोग नहीं मान रहे थे, लोग कह रहे थे जी फैसल साहब आपने गलत कहा। मैंने आपसे कहा था कि हम डिफॉल्ट के करीब पहुंच गए, हम एक सीढ़ी पर हैं। मतलब ये होता ना कि जैसे एक लास्ट सीढ़ी है, उसके बाद खड्डा है, मतलब उसके बाद आप अगर एक कदम बढ़ाएं आपने तो आप सीधा डिफॉल्ट के अंदर चलेंगे, आप लास्ट के ऊपर हैं। लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। हुकूमत भी कहती है बार बार, आप देखें मुस्लिम के हम डिफॉल्ट तो नहीं रहे, हम तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा जनाब, मैं आज आपसे कह रहा हूं कि डिफॉल्ट नहीं, बल्कि आप हकीकत में जो आज आपकी सूरत हाल है, ये पाकिस्तान जो है ना बिल्कुल नाकाम रियासत की तरफ जा रहा है। अगर फौरी तौर पर इस सूरत हाल का अगर सियासतदानों ने एहसास नहीं किया और इस्टेब्लिशमेंट ने एहसास नहीं किया, और अगर ये मिल कर ना बैठे, तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। ये जो कुछ आप खबरों में देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी आपको नहीं बता रहा है। जो आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जो मिलियंस लोग जो लेके बैठे हैं ना सुबह शाम कसीदा गोई, कोई नवाज शरीफ की कर रहा है, कोई इमरान खान की कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जिस लाइन पे लगा हुआ है वो अपनी लाइन पे लगा हुआ है। लेकिन जो कुछ मैं देख रहा हूं, जो कुछ पसे पर्दा हो रहा हूं, मैं यही कहूंगा कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।